Dear students, welcome to your channel C for Chemistry class. So today's topic is valence shell electron pair repulsion theory. So लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो लुईस के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली स्टडी किया, जहां पर हमने देखा कि लुईस ने किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड को समझाया है, यानी कोवलेंसी को एक्सप्लेन किया है, बॉन्डिंग शेयर करी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर किए हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। लेटर ऑन हमने ये भी देखा कि कैसे फॉर्मल चार्ट से हम इंडिविजुअल एटम पे एक एवरेज चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि रिजल्टेंट चार्ज के बराबर होता है। फिर हमने कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। जो लुईस की लिमिटेशंस थी वो एक जगह पे आकर रुकती है कि पूरा जो फोकस था लुईस का, कि कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक शेयर होगा, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और ऑक्टेट रूल के फॉलो होगा, यानी हर हर किसी के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 2,8 इस तरीके से चलेगा, है ना। तो जहाँ पर वो ये बताना, थोड़ा हम ये कहेंगे कि एक तरीके से कंफ्यूज हो गया था, या बताया नहीं या एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे कोई मॉलिक्यूल जो है कोवलेंट स्टेट में आखिर बाइंड हो रहे हैं। देखिए, जैसे आयनिक बॉन्ड की बात करें, हमें पता है वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में अगर हम H2 भी बना रहे हैं या Cl2 बना रहे हैं, कोई भी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, आखिर कोई तो ऐसा एक फोर्स होगा, कोई तो ऐसी एक ताकत होगी जो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो वो एक्सप्लेन नहीं की। फिर उन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि कैसे ये मॉलिक्यूल का शेप होता है, यानी ये किस शेप में, किस ढांचे में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी कोई तो एक ऐसा पर्टिकुलर शेप होगा जिसके बारे में लुईस ने कुछ डिस्कशन नहीं किया। लेटर ऑन एनर्जी रिलीज के बारे में भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जो कि हमारी ये थ्योरी इसीलिए एग्जिस्ट में आई कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का अस्तित्व ही इसीलिए आया। तो ये थ्योरी जो है स्टार्टिंग में तो 1940 में साइडविक और पॉवेल ने दी थी, लेकिन बाद में नाए, होम और गिलेस्पी ने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया। और इस थ्योरी का सबसे बड़ा जो केंद्र था, यानी सेंटर था, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन के पार्ट को समझाया, वो यही था कि पहले तो इन्होंने जो है रिलीज ऑफ एनर्जी के बारे में पूरा डिस्कशन दिया कि आखिर बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी का रिलीज किस तरीके से होगा, कैसे होगा, और क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा। दूसरा, शेप को इन्होंने वेल डिफाइंड तरीके से एक्सप्लेन किया। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किसी भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि हम लोग कोई एक ए और बी करके कुछ ले लेते हैं, जैसे कि एक हमारा सेंट्रल एटम है बी हमारे पास, वो एटम है जो सराउंड करेंगे ए को, है ना। और लुईस के हिसाब से हमने देखा था कि सेंट्रल एटम वो होगा जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी वीक होगी सभी से, और वो आपके सेंटर में होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये ए और बी जो हैं ये बॉन्डेड होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करेंगे। शेयर करने का क्राइटेरिया वही है लुईस की तरह, यानी जितने इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है वो शेयरिंग होगी, टोटल 8 बनाया जाएगा वैलेंस शेल में। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस यहाँ पर लुईस को नहीं करेंगे, हम सीधे वैलेंस शेल में जंप करते हैं। ठीक है, तो लुईस के स्ट्रक्चर को अगर डिटेल में समझना है इससे पहले जरूर देखिएगा वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, पहले हम उसकी क्लास ले चुके हैं। तो यहाँ पर ए और बी ने बॉन्ड पेयर बनाया, तो दिस इज नोन एज बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है ना, ये बॉन्ड पेयर होगा। और ये भी एक बॉन्ड पेयर है, यानी जो ए और बी के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग हो रही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो बॉन्ड पेयर है ना। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपने देखा होगा कई बार हम असेंबली लाइन में भी कई बार टीचर्स कहते हैं कि भाई जस्ट टेक द वन आर्म डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ द साइड, है ना। अब वन आर्म डिस्टेंस लिया जा रहा है, या फिर हम कहीं सिस्टमैटिक वे में बिल्कुल कंफर्ट होकर के बैठे, मतलब ऐसे रहते हैं हम कि जहाँ पर हम दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, है ना। हमारे पास हमेशा एक एक हमेशा हमारी हमारी एक सेटअप रहता है कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, यानी हम इस तरीके से रहें कि किसी सामने वाले को परेशानी भी ना हो, चाहे हम बस में बैठें, चाहे हम पब्लिक ट्रैवलिंग करें, या हम पढ़ाई भी करते हैं एक रूम में बैठ के, तो हम लेकिन ऐसे करते हैं कि यार कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। अब सोचिए अगर यही ए और बी बॉन्ड जो हमने ऐसे बना रखा है, जिनके बीच में लगभग 180 डिग्री का एंगल है, सपोज मान लो कि ए और बी इस तरीके से कनेक्टेड, ए भी ऐसे भी बना है, बी भी ऐसे भी बना है, तो क्या ये एक बेटर तरीका होगा, बेटर देन दिस? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल्सिव स्टेट में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे रिपल्सिव स्टेट में आ गए तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? तो देखिए रिपल्सिव स्टेट से यहाँ पर बी भी अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर से जो है रिपल्शन करेगा, यानी ए और बी दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल जब होगा तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। देखा ना, जब कोई दो लोग आपस में फाइट करते हैं तो हम देखते हैं ना, मोस्टली काफी ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसके बाद वो बहुत टायर्ड से हो जाते हैं, यानी जब भी वो रिपल्सिव बने, रिपल्सिव मतलब क्या है कि दो
कोई भी 2 पीपल जो हैं एक थॉट पे उनका सहमति नहीं बन रही है, वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो कहता है मैं सही हूँ, दूसरा कहता है मैं सही हूँ, है ना? तो यहाँ पर भी अगर ये दोनों बॉन्ड पेयर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फिगर में देखें कि ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन के पेयर है और इलेक्ट्रॉन के पेयर आपस में एक-दूसरे को रिपेल करेंगे ही, इनका अपना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है। जिससे क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्शन से एनर्जी का लॉस होगा। अब एनर्जी का लॉस जो है वो स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है ना? तो हम लोग यही तो चाहते हैं कि डेली लाइफ में क्या हम अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक इवनिंग तक क्या इस तरीके से रह सकते हैं जहाँ पर हम हर समय रिपल्सिव स्टेट में हो, रिटेलिएट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उससे एनर्जी लॉस होगी, गुस्से में रहें हम। हम तो ऐसा चाहेंगे जहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, किसी से कोई पंगा ना हो, अच्छी पढ़ाई हो। नहीं, हम लोग देखते हैं ना नॉर्मल हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहेंगे जहाँ पर हमें बहुत कम्फर्ट लगे। यानी हम पूरा थ्रू आउट वैसा ही रहना चाहेंगे और हर कोई उसी को पसंद भी करता है ना? कितना काम एंड कूल है पर्सन। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो अपनी क्या है एनर्जी सेव करे, बिल्कुल यूज़ ना करे। अब एनर्जी यूज़ करने के लिए यही होता है कि क्या होगा कि कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए रिपल्शन हो रहा है तो ये बॉन्ड पेयर एक-दूसरे के लिए वर्क करेंगे। वर्क होगा यहाँ पर एक-दूसरे के रिपेल का। ये रिपेल करेंगे क्योंकि बॉन्ड पेयर काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, है ना? जब 2 नेगेटिव चार्ज काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं तो रिपेल करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, इनका अपना फ़ील्ड है, वो एक-दूसरे को रिपेल करेगा और जब रिपेल होगा तो एनर्जी का लॉस कंटीन्यूअसली होगा, जिससे क्या होगी मिनिमम स्टेबिलिटी आएगी। तो वीएसईपीआर थ्योरी यही कहती है कि हर एटम जो बॉन्डिंग बना रहा है मल्टी एटम मतलब जहाँ पर कम से कम पॉली एटॉमिक की बात करें हम। डायटोमिक में तो चलो ठीक है लीनियर बनता है, 2 ही एटम होते हैं ए और बी है या बी और बी है या ए और एस स्ट्रेट बनेगी। लेकिन जहाँ पॉली एटॉमिक की बात आ जाती है, 2 से ज़्यादा एटम्स आ जाते हैं, वो ऐसे एक्सिस्ट करते हैं कि भई वो एक-दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, यानी रिपल्शन कम से कम हो। और रिपल्शन रिपल्शन कम से कम रहने के लिए वहाँ पर वो क्या करेंगे अपनी क्या करेंगे, एक-दूसरे से जितना हो सके दूर रहेंगे। है ना? हम कहते हैं ना भैया तुम दूर ही रहो यार। 2 लोग अगर आपस में नहीं बन रही है तो हम कहते हैं यार तुम लोग फिर झगड़ोगे, एक बात में तो सहमत नहीं बनती है, इससे अच्छा तो आप दूर रहो, ता कम से कम फाइट तो नहीं होगी, सेफ रहोगे, एनर्जी बची रहेगी। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर यही है कि भाई अगर एनर्जी बचानी है, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। फिर से सुनिए, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड पेयर्स जो बॉन्डिंग बनाने वाले एटम्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो हम एग्जांपल ले लें H2O में 2 H और O के बीच में या CO2 में, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये सब ऐसे रहना चाहेंगे कि रिपल्शन कम से कम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसीलिए है कि एनर्जी कम से कम लॉस है। आई होप आपको इस कहानी की पूरी थीम समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि यही स्टेट को आगे कैरी करने में क्या हम कुछ और एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। लेट्स सी दिस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रिपल्शन की जो स्टेट होगी, वो किस तरीके से होती है। देखिए, एटम में अगर मैं एक एग्जांपल लूँ CO2 का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम इसके जितने भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस और स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं साइंटिस्ट ने, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CO2 और दूसरा एक मॉलिक्यूल है हमारे पास H2O। आप देख रहे हैं ना ये भी 3 एटम है, 3 एटम्स आर हियर आल्सो C एंड 2 और 3 एटम्स हमारे यहाँ पर भी हैं। अब अगर हम एज़ पर द वीएसईपीआर थ्योरी देखें, तो कार्बन और ऑक्सीजन पेयर्ड हैं, ठीक है? सपोज़ यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक? ये बॉन्डिंग बनाई कार्बन और ऑक्सीजन ने। मैं लुईस डॉट के हिसाब से चलूँगा फिलहाल, ठीक है? आई नो दैट देयर इज़ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एक्सिस्ट करता है, मल्टीपल बॉन्ड एक्सिस्ट करता है, ठीक है? शायद बहुत से बच्चों के अभी भी ये डाउट भी रहता है कि सर लुईस डॉट को ही क्या एक्चुअल हम स्ट्रक्चर माने? देखिए लुईस उस समय की सबसे पहली स्टेज थी जिसने कोवैलेंसी को एक्सप्लेन किया, ठीक है? नो डाउट इट वाज़ ट्रेमेंडस, एब्सोल्युटली वेरी फैंटास्टिक। लेकिन लेटर ऑन क्या है कि ना कुछ गड़बड़ निकलने लगी, कुछ उसमें लिमिटेशंस आने लग गई, ठीक है ना? तो वो हम धीरे-धीरे क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई फिर एक्सप्लेन करने के लिए, फिर इसकी अप्रोच भी जो है एक लिमिटेशन में आके रुकती है ना? फिर बाद में हम अलग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वीबीडी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो बॉन्ड जो एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड का हो, वो धीरे-धीरे अपग्रेड हुआ। तो फॉर अ व्हाइल हम लुईस डॉट को स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे, ठीक है? आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे सर डबल बॉन्ड होता है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। बट फिलहाल मैं तो लुईस डॉट के स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा हूँ फॉर अ व्हाइल, ठीक है? जहाँ पर सभी के ऑक्टेट पूरे हैं, ये हम जानते हैं लाइक दिस, ठीक है? लाइक दिस। है ना? और आप ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हैं इस समय ये भी 3 एटम है और हमारे पास हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी 3 एटम है, जिसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे इस तरीके से बॉन्डेड है लाइक दिस। ठीक है ना? अब होता क्या है ना इसमें कि इसके सारे बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम इसके एक्चुअल बॉन्डिंग की तरफ जाएँ, ठीक है?
तो वो ये होती है कि डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक? ये होती है, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास बिल्कुल लोन पेयर नहीं है। हालाँकि इसका एक्सप्लेनेशन वीएसईपीआर नहीं दे पाई, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन वीएसईपीआर नहीं दिया, ये थोड़ी अपग्रेडेड थी, है ना? जिसका एक्सप्लेनेशन हमें लेटर ऑन हाइब्रिडाइजेशन यानी वीएसईपीआर के बाद जो अपग्रेडेड थ्योरी है वीबीटी, वहाँ हमें उसकी अप्रोच मिलती है। तो फॉर अ व्हाइल आप समझिए कि सेंटर में यहाँ कार्बन है, जिनमें इन दोनों पेयर्स ने बॉन्ड पेयर कार्बन और ऑक्सीजन ने ये डिसाइड किया कि यार एक दूसरे से रिपेल करने के बजाय हम क्यों ना 180 डिग्री के एंगल में एक दूसरे से फार एज फार पॉसिबल स्टेट में आ जाते हैं, जितना दूर हो सके उतना आ जाते हैं। देखिए ना ये पेयर इसके नजदीक है ना ये पेयर इन दोनों एक दूसरे के नजदीक है, तो कोई रिपल्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो आप यही पाएंगे कि CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलवेज जो है वो लीनियर होता है, वो स्ट्रेट होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्या यहाँ पर भी 3 एटम है, बिल्कुल एटम है। जैसे कि CO2 में 3 एटम्स है, वैसे ही H2O में भी 3 एटम है। H2O के 3 एटम में हम ये देखते हैं कि इसका शेप 180 डिग्री का नहीं होता, बल्कि यहाँ पर 104 डिग्री का आता है। अब ये क्या हो गया? भाई एटम तो 3 है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो 180 डिग्री हो जाए। कोई भी 2 एटम अगर 180 डिग्री में एंगल रहेंगे, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना। क्लोज करेंगे तो यहाँ से भी रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से भी रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ आ रहा है, तो इसमें रोल आता है बच्चों, वो है इसकी अगली कैटेगरी है लोन पेयर्स। देखिए सेंट्रल एटम में जो अनपार्टिसिपेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है, इनको कहा जाता है लोन पेयर। अब होता क्या है बच्चों की, जहां पर बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये है आपका बॉन्ड पेयर, मैं इसको बीपी लिख दे रहा हूँ, लोन पेयर के लिए हम एलपी लिख देंगे। तो बॉन्ड पेयर का एक रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयरिंग कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आपस में शेयरिंग करते हैं, वो एक रीजन होता है। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रखेंगे, जहां पर से ऑक्सीजन कहेगा ठीक है भाई ये मेरा भी है, हाइड्रोजन कहेगा ये भी मेरा है, तो ये रीजन जो है ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस ओवरलैप्ड रीजन में होने की होगी, है ना? लेकिन ये जो पेयर है आपका, जो लोन पेयर जिसकी हम लोन पेयर बात कर रहे हैं, ये लोन पेयर तो कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, इसका तो एरिया ज्यादा बड़ा है ना? है ना? समझे नहीं समझे? मान लीजिए कि आप एक ग्राउंड में हैं और मैं ग्राउंड में, जैसे कि आपको फुटबॉल के मैच की बात बताऊं, आप जानते हैं कि फुटबॉल में एक तो जो प्लेयर्स होते हैं वो थ्रू आउट द पूरे जो पूरा गोल वो होता है, फील्ड होता है, उस फील्ड में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जाते हैं बॉल को लेकर। एक होता है गोलकीपर। अब गोलकीपर का जो एरिया होता है ना वो सीमित होता है ना? आपने देखा ना गोलकीपर का एक डी शेप के अंदर होता है, एक सर्कल भी बना होता है, यानी उससे बाहर नहीं जा सकता वो जाता भी नहीं है। तो उसका रीज़न जो है वो इतना सही है कि वहाँ उसके होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मैं कहूँगी अदर देन कोई गोलकीपर आ जाए, कोई दूसरा खिलाड़ी आ जाए, आप उसको कहाँ ढूँढोगे? उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो कहाँ होगी पूरे थ्रू आउट द ग्राउंड में? तो आप कहोगे ये सारे फील्ड में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन गोलकीपर आपको जो है वो गोल पोस्ट के नज़दीक मिलेगा। यानी हम प्रोबेबिलिटी जो है उस गोलकीपर की सबसे ज़्यादा नज़दीक कहाँ है? गोल पोस्ट के पास, है ना? तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर जो लोन पेयर वो तो पार्टिसिपेट नहीं करे, तो उनका रीज़न तो पूरा बहुत बड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये जो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन की, ये एक छोटे से रीजन में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, इनकी रीजन में मैक्सिमम पूरा जो क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ इनका बहुत ज़्यादा एरिया में इनकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना बच्चों, इनका इंट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इंट्रैक्शन मतलब कि रिपल्शन में अगर मैं बात करूँ, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर यही बनता है कि ये रिपल्सिव स्टेट में होते हैं। इस वजह से ये रिपल्सिव लोन पेयर को रिपल्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनदर दूसरा हाइड्रोजन है। हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें भी इसके भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे, ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या ना, ये दोनों लोन पेयर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। अब रिपेल करते हुए क्या हुआ कि दोनों की एनर्जी लॉस होने लगी, तो यहाँ पर लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर आपस में फाइट करने लगे, रिपल्शन होने लगा, रिपल्सन एनर्जी का लॉस होने लगा, जो कि मॉलिक्यूल के एग्जिस्टिंग पे क्वेश्चन मार्क था। यानी अब मॉलिक्यूल की ये होगा कि इस रिपल्सिव स्टेट से बचा कैसे जाए, क्योंकि इससे तो एनर्जी लॉस हो रही है, और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो मॉलिक्यूल तो टूट जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका H2O बनने का क्या फायदा? इसको तो एक स्टेबल एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल बनना है ना, इसको तो स्टेबल एक H2O बनना है। तो उसके लिए इसको एक ऐसी पोजीशन निर्धारित करनी होगी स्पेस में, एक ऐसी पोजीशन फिक्स करनी होगी स्पेस में, जहां पर ये किसी से डिस्टर्ब ना हो, ना ये किसी को डिस्टर्ब करे, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते और ना ये डिस्टर्ब करे। तो स्पेस में इसको सबसे सूटेबल जो एंगल लगता है वो है 104 डिग्री का। तो जैसे ही 104 डिग्री का एंगल इसका फॉर्म होता है और इस पोजीशन में ना ये लोन पेयर इसको रिपल्शन करता है,
ना यहाँ से ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ना ये आपस में बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है इस पोजीशन में, किसमें 104 डिग्री। अब अगर आप इसको 104 डिग्री से बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाना चाहोगे ना इस CO2 की तरह, तो ये रिपेल करने लग जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर हम जानते हैं CO2 का एक्चुअल बॉन्डिंग जो है डबल बॉन्ड होता है, लोन पेयर्स नहीं है, तो कोई रिपल्शन नहीं है, तो इसकी तो सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी 180 डिग्री। लेकिन यहाँ 104 डिग्री में जाके स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि उस पोजीशन में तो इसमें रिपल्शन होने लग जाएगा। तो आई होप अब आपको VSEPR थ्योरी का मोटिव क्लियर हो गया है कि वो क्या करना चाहता है। वो स्पेस में एक ऐसी पोजीशन देगा मॉलिक्यूल्स को, उनके बॉन्ड पेयर्स को या उनके लोन पेयर को, जहां पर वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आएंगे मिनिमम रिपल्शन में। फिर से मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम रिपल्शन से क्या होगा, एनर्जी का लॉस कम से कम होगा। तो इन्हीं बेसिस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमने बात करी कि लोन पेयर का रीजन बड़ा होता है क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द स्पेस कहीं भी हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में पूरा एरिया कवर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन यहाँ पर लोन पेयर के बीच में होता है। यानी सबसे ज़्यादा रिपल्सिव अगर कोई करते हैं तो लोन पेयर ऑन एन मैग्नीट्यूड हम देखते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम होता है कंपैरिजन टू लोन पेयर। और सबसे कम रिपल्सिव स्टेट में होता है बॉन्ड पेयर, यानी रिपल्शन करते तो हैं बट ऑन अ मैग्नीट्यूड ये सबसे ज्यादा करेंगे, कौन, आपके लोन पेयर। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस बेसिस में VSEPR की इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमने, या साइंटिस्ट ने कहें कि कुछ जो है शेप को डिस्कवर किया, जहां पर उन्होंने वेरियस एस्पेक्ट्स में वर्क किया। और वो वेरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या थे, लेट्स सी दिस। जैसे कि अगर हमें ये पता चले तो हेडिंग हम ये मान के चलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज द हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, टोटल नंबर, आप एक कॉपी में स्केल लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पेयर आएंगे। फिर आएगी इनमें इनमें शेप। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर की कैसी ज्योमेट्री होगी उनके बीच की। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इनकी अपनी ज्योमेट्री कैसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, हाँ, जैसा ये पेयरिंग करेंगे जब मॉलिक्यूल्स एटम्स। फिर हम ये देखेंगे कि इसके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस पर, वहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, ठीक, ऑब्लिक लोन पेयर कितने हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ कॉलम होगा इनका शेप। ठीक है, ये शेप क्या होगा अकॉर्डिंग टू एज पर द बॉन्ड पेयर लोन पेयर, शेप क्या बनेगा। बॉन्ड पेयर है तो तब क्या होगा, लोन पेयर है तो तब क्या होगा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किन किन एग्जाम्पल में लागू होता है। तो आप ऐसे करके कुछ कॉलम लाइन वगैरह इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, अगर किसी भी ऐसा कन्फिग्रेशन, एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो अभी दो इलेक्ट्रॉन के पेयर में क्या होगा, सेंट्रल में एक एटम होगा। ठीक, वो सेंट्रल में जो एटम होगा उसको हम कहेंगे कि भाई वो दो पेयर बना रहा है, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सेटिस्फाइड, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम वो सब डिस्कस कर चुके हैं लुईस में। तो यहाँ पर सारे जो है लीनियर स्टेट बन गया है, तो इसका नाम हो गया लीनियर। ठीक है, यहाँ पर दो डॉट हम ऐसे भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, दो लोन पेयर्स हैं। ठीक, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है एक पेयर यहाँ शेयर हो रहा है, एक पेयर ये शेयर हो रहा है। ठीक है, ये दिखा रखा ना, लाइन खींची है, लाइन और टू डॉट्स सेम है, यानी अगर एक लाइन ड्रॉ करें और दो इलेक्ट्रॉन बनाए एक ही बात है, हम उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर मान रहे हैं। दो लिखा है तो वन पेयर टू पेयर। तो ऐसे में इनका जो वेल सेटिस्फाइड और मोस्ट कंफर्ट स्पेस वो है लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर दो लोन पेयर थे तो सॉरी टू बॉन्ड पेयर है, लेकिन लोन पेयर जीरो है, बिल्कुल लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कह सकते हैं AB2, मतलब कि बी वो हो गया जो सराउंडिंग एटम है, ए वो है जो सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो अगर मैं इसके AB2 के हिसाब से अगर मॉलिक्यूल को शेप दूं, मान लो वो मॉलिक्यूल हमारा AB2 है, तो वो शेप कैसा हो जाएगा, बीच में तो रहेगा ए, इधर रहेगा बी,
और यहाँ भी बी। ठीक, तो इस तरीके से लीनियर शेप आ गया, सब देख सकते हैं इजीली, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, अभी और क्लियर होगा। ठीक है, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा इसमें, इसको हम लीनियर बोलते हैं। जो एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं वो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, अगर आप एग्जाम्पल में इसमें BeCl2 का बनाएं, ठीक है, वेरी फेमस एग्जाम्पल CO2 का बनाया जाए। कुछ एग्जाम्पल इसमें BeCl2 को भी हम ले सकते हैं, BeF2 सॉरी, और मरकरी क्लोराइड को HgCl2 ये भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तब था जब किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा आ जाता है मल्टी है, तो डायटोमिक, इसमें तो तीन ही थे, दो पेयर थे, सेम थे, है ना, सेम मतलब बी और बी आर सेम। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जिसमें B2 के बजाय 3 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये 3 है, ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर आ जाए, यानी सेंट्रल लिविंग एटम ऐसा है जो कि तीन पेयर बना रहा है, एक दो तीन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पेयर है इस पेयर को बोलते हैं ट्रायंगुलर 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 प्लानर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लानर इसका नाम होता है। ठीक, अब अगर हम इसमें देखें कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर है, यानी सारे बॉन्ड पेयर हैं, 3 हैं, तब इसके हम स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं AB3, यानी ए इसमें सेंटर में रहेगा और बी इस तरीके से पोजीशन में लाई करेंगे। ये प्लानर फॉर्म में है, प्लानर का मतलब आप समझते हैं जैसे कि हमारी स्क्रीन एक प्लेन है एक्स और वाई की तरह, ठीक है ना, या फिर एक टेबल ले लीजिए, टेबल में रखी हुई चीजें जो है एक्स और वाई, 3D नहीं है, सिर्फ 2D प्लेनर, प्लेन के फॉर्म में। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें BF3, समझ लीजिए BF3 का बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये देखिए इस तरीके से BF3। कुछ एग्जाम्पल इसी में जो है AlCl3 भी आ जाएगा। ठीक, इसी में सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड का अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो बीच में सल्फर होगा। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे और एक तरफ से डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से ऑक्सीजन के, है ना। तो यहाँ पर ये केस है जब हमारे पास तीन यानी 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। लेकिन क्या हो अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में से केवल दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। देखिए इसी की सीक्वेंस में लिख सकते हैं, अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन खींचनी पड़ेगी बीच में। ठीक है, मैं यही सीक्वेंस को आगे भी कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास दो तो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल B3 की बजाय B2 हैं और एटम A है, और जो तीसरा पेयर है वो लोन पेयर है, यानी जो A के ऊपर लोन पेयर है कोई। ठीक है, तो एज एन एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में देख लेते हैं इसको, या यहीं पर ही बना लूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा है, तो यहाँ पर A जिसके ऊपर है लोन पेयर, इस लोन पेयर को मैं इस तरीके से शेप दे देता हूँ क्लाउड के फॉर्म में। ठीक है, और ये पेयर है आपका B और B। तो यहाँ पर जो मैंने L से डेजिग्नेट किया वो L यही है। ठीक है, दिस इज द L हेयर। बट ये कोई पेयर थोड़ी ना है, कोई एटम थोड़ी ना है L यहाँ पर, L कोई एटम नहीं है, L तो मेरा एक रिप्रेजेंटेशन है लोन पेयर के लिए। मैं 2 डॉट बना रहा हूँ विद एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और उसके यहाँ पर L लिख करके डेजिग्नेट कर रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअल में तो ये सिंपल देखा जाए तो सिर्फ ये A और B इस तरीके से है। ठीक है, A B एंड दिस पेयर। अब ये आपको पता है कि यार लोन पेयर ने जरूर डिस्टरबेंस कॉज किया है यहाँ पर, यहाँ पर लोन पेयर की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हुआ होगा, तो जिसकी वजह से एटम झुक सा गया है, बेंड सा हो गया है। तो इसका नाम भी जो है वो क्या पड़ जाता है, अब इसका नाम हो जाता है बेंड शेप। अगर आप अपोजिट साइड से देखें अपनी स्क्रीन को, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे उसको, है ना, अपोजिट साइड से देखें तो वी शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वी शेप का है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स भी यहीं पर ही लिख देता हूँ, आप ये कॉर्नर में लिखिएगा एग्जाम्पल्स को। ठीक है, SO2 इसका एग्जाम्पल है बेस्ट। ठीक, ओजोन O3 इसका एग्जाम्पल है, SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। तो ये वो हैं जब आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से दो ही बॉन्ड पेयर हैं, बाकी एक पेयर क्या है लोन पेयर। अगर तीसरा यहाँ पर B3 होता तो वो तो बॉन्ड बनाता, लेकिन B3 थर्ड B आया नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर ए के ऊपर वेस्ट गया। वेस्ट क्या गया मतलब हम इसको ये कहेंगे कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है ना। तो हम पार्टिसिपेट नहीं करा तो लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करा, लेकिन लोन पेयर का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है ओवरलैपिंग एरिया से, तो वो रिपल्सन कॉज करता है। रिपल्सन कॉज करने से क्या होगा कि इसकी जो अपनी ज्योमेट्री है, एक्चुअल ज्योमेट्री, देखिए एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए थी ना, ट्रायंगल फॉर्म में, ऐसे ट्रायंगल, लेकिन ये बेंट हो गई है, चेंज हो गई है, डिस्टॉर्टेड कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है जब कोई लोन पेयर आ जाता है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल्स। ठीक है, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है।
जब इलेक्ट्रॉन के पेयर अगर आपके पास 4 हो, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो तब ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। मान लो बीच में सेंटर है, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है और फोर्थ पेयर ये है, कुछ भी, ठीक है, दो डॉट ऐसे करके कुछ भी दिखा दीजिए। तो इसका नाम जो है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। बहुत से बच्चों को टेट्राहेड्रल शेप में कन्फ्यूजन भी होती है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 ले रहे हैं, अभी हमने कोई लोन पेयर नहीं लिया है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं लिया है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो B4 हो जाएंगे, AB4। यानी आप बीच में A को रख सकते हैं लाइक दिस टेट्राहेड्रल शेप, यहाँ पर B आएगा। देखिए, इसको आपको इसको समझाने के लिए मैं आपको ये थोड़ा 3 डायमेंशन होता है, ये 2D में नहीं है, तो आप इसको प्लेनर की फॉर्म में तो नहीं समझेंगे, इसको आप पिरामिड की फॉर्म में समझ सकते हैं क्या? लेकिन पिरामिड के फॉर्म में आपको पिरामिड नहीं समझना, इसको पिरामिडल शेप अभी अलग होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये 3D डायग्राम बना लें अगर हम इस तरीके से, मैं इसको इरेज करके दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये A और B है, तो टॉप में B है और यहाँ पर साइड में इधर भी B आ गया और इस साइड में B आ गया। अब आप कहेंगे फोर्थ वाला B कहाँ जाएगा? तो ये पीछे जाएगा, स्क्रीन से पीछे को। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको स्टैंड कर दें तो पीछे को भी तो बना सकते हैं, पीछे को भी तो बनाएंगे, है ना। हल्का सा इसको 3D डायमेंशन, 3D देने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। अगर मैं इनको सिर्फ डॉट से जोड़ दूँ, ये एक्चुअल बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी का, इसको हम डार्क कर देते हैं लाइक दिस। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 3D स्पेस में आ रहा है, ठीक है, पिरामिड नहीं कहेंगे यहाँ बच्चों। ये देखिए, ये पीछे है, ये बी पार्ट पीछे है, इस तरीके से जोड़ो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 3 डायमेंशन स्पेस में टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है, ठीक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है CH4, ठीक है, ए में CH4 जोड़ दीजिए। फिर एग्जाम्पल है इसमें SiF4 भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक। एक एग्जाम्पल इसका अमोनियम आयन है भी है, NH4 पॉजिटिव, ये भी इसी का जो है टेट्राहेड्रल शेप का है। अब मान लीजिए कि 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक बी नहीं होता, है ना, और ए के पास तो चारों पेयर हैं शेयर करने के लिए, मान लीजिए AB3 आ जाए, यानी 3 तो बॉन्ड पेयर बन जाए और एक लोन पेयर आ जाए, 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, एक लोन पेयर, यानी AB3 होगा और फोर्थ वाला लोन पेयर, मतलब ए जो है बी के साथ बॉन्डिंग बना रहा है ना, हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, बी यहाँ से हट जाएगा, और बी अगर हट गया तो अब ये लोन पेयर आ जाएगा, और डेफिनेटली लोन पेयर आने से यहाँ पर इसका शेप अब एक रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ठीक है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगा तो क्या शेप बन जाएगा? अब आप देखिए जरा, इसका शेप जो है अब एक पिरामिड की तरह अब दिखेगा, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये हमने जो 1 लिखा है ये लोन पेयर है। तो यहाँ पर से इसका शेप जो है चेंज हो गया ट्रायगोनल, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रायंगल शेप में है, और प्लेनर की फॉर्म, पिरामिडल की फॉर्म, पिरामिड की तरह है, तो 3D ना। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर से हमने, अगर हम एक पिरामिड बनाएंगे जिसके 3 एज होंगे नीचे, बी बी बी, और ये एक बी ऊपर है टॉप में, सबसे 4 कॉर्नर्स वाला पिरामिड समझ लीजिए कि बी ऊपर है टॉप में, 3 नीचे बेस में है, अब ऊपर का बी हट गया है, तो ए तो अभी भी है, तो वहाँ ट्रायगोनल फॉर्म में ट्राइंगल बन गया फिर ये, ठीक है, और एक पिरामिडल शेप में अभी भी है। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NH3। NH3 आपका इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि PCl3, कुछ एग्जाम्पल है NCl3, ठीक। फिर है ट्राइफ्लोराइड नाइट्राइड NF3, एक एग्जाम्पल आपको फेमस H3O पॉजिटिव में भी यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सपोज आउट ऑफ 2 पेयर्स, ठीक है, 4 पेयर में से 2 तो आपके पास बॉन्ड पेयर है, अब की बात 2 लोन पेयर आ गए, यानी AB2 रह गया केवल, ठीक है। तो AB2 है और बाकी जो है यहाँ पर हमारे पास यहाँ लोन पेयर आ गए। अब अगर इसको सही तरीके से समझना है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पेयर, यानी आपको क्या करना है कि इसमें से केवल एक बी को और हटा देना है, ठीक है, आपके पास 2 बी तो ऑलरेडी हैं ही, तो यहाँ पर से एक लोन पेयर ऑलरेडी है, यानी इस वाले पार्ट से भी अगर मैं लोन पेयर बना दूं, है ना, 2 लोन पेयर आ गए, तो अब आपको ये बी और ये बी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखूं तो वो किस कैटेगरी का हो जाएगा, AB2L2। अच्छा, आपको ये भी पता है कि 2 लोन पेयर आ गए, इस समय तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा,
तो ये शेप अब ट्रायंगुलर पिरामिडल तो नहीं रहा, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से ये इस पोजीशन में आ जाएंगे बॉन्ड पेयर कि इंटरेक्शन होगा, अंदर को झुकेगा, और झुकते ही ये जो शेप है अब बन जाएगा बेंट शेप का। ठीक है, बेंट शेप का बनते ही इसका एग्जाम्पल होता है सबसे फेमस H2S, और वेरी फेमस है इससे भी ज्यादा, वो है H2O। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल, देखिए होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन सारी ज्योमेट्री बिगड़ गई इन लोन पेयर्स की वजह से। तो अब यही वो स्थिति है, पोजीशन है, जिसमें एटम क्या करेंगे, थ्रू आउट ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यही वो पोजीशन है जहां पर इनकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, और रिपल्शन क्या है, सबसे मिनिमम है। तो वो शेप भी चेंज हो गया एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों, तो 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर को समझिएगा। देखिए इसका सबसे एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आप एक ये जो स्क्रीन है ना, मेरी स्क्रीन को ही समझ लीजिए, इसमें सेंट्रल में एटम होगा। ठीक है, और इस स्क्रीन के जो ये कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है बोर्ड का कॉर्नर है, ठीक है, हम इसको ऐसा समझ लेंगे, एक बोर्ड का कॉर्नर ये हो गया बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर आपका ये दूसरा बोर्ड का कॉर्नर, मान लीजिए ऐसे करके बन रहा है, और एक आपका सीधे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लाइक वो ट्रायगोनल प्लानर की तरह ही है लगभग। ठीक है, यहाँ तक तो ट्रायगोनल प्लानर की तरह है। अब आपको क्या समझना है कि एक पेयर आपका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सिली। तो ये जो है पेयर है, ये स्क्रीन के बाहर और अंदर जा रहा है। समझ लीजिए ये वाली लकीर जो है स्क्रीन से बाहर ऊपर को आ रही है, और ये वाली जो लाइन है ये स्क्रीन से अंदर को 3D जा रही है, परपेंडिकुलर। मतलब ये समझना है कि ये जो तीनों लाइन है एक प्लेन में लाई कर रही है, ये तो बोर्ड में लाई कर रही है, बोर्ड में ड्रॉ कर लिया। और जो ये स्ट्रेट लाइन ऊपर और नीचे वाली बनाई है, ठीक है ना, ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस बोर्ड के, यानी अगर मैं स्ट्रेट बनाऊं तो सीधे अंदर के आर पार हो जाए, ऐसे करके स्ट्रेट समझना है। समझ गए? ठीक है, तो 5 पेयर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, कितने पेयर हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन यानी 5 पेयर्स। तो इसके शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसके शेप को क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि हमने यहाँ पर लोन पेयर तो बिल्कुल भी यूज नहीं किया, सारे बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, जो मैंने पीछे सीक्वेंस लिखा था उसी सीक्वेंस में आगे को लिख रहा हूँ। आप यही डायग्राम जो है AB3 के यहाँ क्या बन जाएगा, AB5, और AB5 के फॉर्म में देखें बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा डायग्राम जैसे मैंने वहाँ पर बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर को दिखा रखे, है ना। 3B जो है आपके एक ही प्लेन में आ जाएंगे, है ना, कॉर्नर्स की तरफ, और ये जो है आपके स्क्रीन के आर पार चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप 3D में बनाओगे तो स्क्रीन में ऐसे रखोगे, और बी को ये बाहर को ले लोगे स्क्रीन से, और स्क्रीन से नीचे अंदर को दूसरा वाला बी। ठीक है, इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बेस्ट एग्जांपल इसमें है आपका PCl5। ये वो एग्जांपल है जिसने क्या किया था, अगर आपको याद हो, ऑक्टेट टूल के अपोजिट किया था। ऑक्टेट टूल कहता है ना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए अगर आप गिनोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेंटर वाले के पास, मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 से तो ज़्यादा चले गया, तो ये लिमिटेशन में भी आता है। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। PCl5 के बाद PF5 भी इसी का एग्जाम्पल है, एक है SbCl5, ये भी आपका इसी कैटेगरी का। अब इस बॉन्ड पेयर में से 5 में से अगर 4 आपके बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, मतलब किसी एक बी को हटाना है, ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना है, यहाँ से ये नहीं कि आपने कहीं से भी हटा दिया। देखो अगर आप यहाँ से भी हटाओगे तो ये वाले पोजीशन फिर से वैसी हो जाएगी, यानी देखिए ये जो पेयर है आपका, अगर आप समझे खुद सोचिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर है नीचे वाले, थर्ड तीनों जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये भी और ये भी तो आपके स्क्रीन के बाहर और अंदर जा रहे हैं, मतलब कि इस प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्लेन है इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बी हटा देंगे। ठीक है, क्यों हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर होगा वो कम से कम रिपल्शन कर रहा होगा। देखिए ये बी पेयर, ये वाला बी जो है आपका बहुत दूर हो गया, इसकी अप्रोच से दूर है, यानी रिपल्शन से दूर है, और ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं ही स्क्रीन के। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर से क्यों नहीं हटाया। देखिए इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये हटाएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री में आएगा ना, नहीं समझे। ये जो ए और बी है वो इस ए बी के, ये वाला ए बी और ये ए बी एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल में, तो यानी यहाँ पर जो लोन पेयर होगा वो रिपल्शन करेगा। तो मॉलिक्यूल चाहेगा कि यार ये स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि भाई सबसे कम से कम रिपल्शन हो, है ना, तो कम से कम रिपल्शन हो। अच्छा ये इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा ऐसे बना दूं, आप देख लीजिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, घुमा दे रहा हूँ। लोन पेयर तो ऐसे बना दिए हैं, और बी इस तरीके से लिख दिया है मैंने। ठीक है, और ये अंदर बाहर वाले ए और बी को ऐसे लिख दिया। ठीक है ना,
अब आप देखेंगे ये अगर आपने कभी गेम खेला है सी सॉ, तो ये बीच में पिवट पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ ये ऑसिलेट करे। यहाँ पर समझ लो एक बच्चा ये बैठा है, दूसरा बच्चा ये बैठा है, तो क्या करेगा, सी सॉ करेगा ना। तो सी सॉ पोजीशन नहीं होगी अगर मान लीजिए ये स्क्रीन घूमे, ठीक है, ये दोनों प्लेन जो हैं ये आपका फलक्रम हो गया पिवट पॉइंट, ये बी सपोज मान लीजिए, और यहाँ पर ये बैठे हैं, तो ये एक तरह सीसॉ की तरह नहीं हो गया, तो इसीलिए इसका नाम भी जो है वो पड़ गया है सी सॉ। तो रिमेंबर ऑलवेज कि अगर आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिड यानी 5 बॉन्ड पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो वो अब जो है सी सॉ की तरह अपीयरेंस आएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है SF4। SF4 इस कैटेगरी का आता है, ठीक है। इसी कैटेगरी में बात करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ही, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड पेयर हों, 3 बॉन्ड पेयर हों, ठीक, 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और उसमें से 2 लोन पेयर हो, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास कैटेगरी AB3, ठीक है, और L2, AB3 और L2। तो जरा देखिएगा कि इसमें से हमने कहाँ से मैं हटा रहा हूँ। तो देखिए इस बार बी तो आपका ये स्ट्रेट वाला है, ये दोनों बी जो हैं आपके अभी भी जो है परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन जो ये पॉइंट है जहां पर कभी बी हुआ करते थे AB5 में, इन पॉइंट में अब आ गए हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गए। तो अगर आप इस शेप को देखेंगे तो इस तरफ से देखिए, थोड़ा अपनी नेक थोड़ी आपको डाइव टिल्ट करनी पड़ेगी, तो आपको टी शेप का दिखाई दे रहा होगा, ये टी है ना, कैसा दिखाई दे रहा है, टी शेप का। तो इसका नेम भी जो है वो पड़ गया है टी शेप, इसका नेम भी है टी शेप। इसमें जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है ClF3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इन केस अगर 3 बॉन्ड पेयर के बजाय यहाँ पर 2 ही बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर बढ़ जाए, यानी कैटेगरी हो AB2L3, तो यहाँ पर देखिए इस पार्ट में जो ये बी है ना, यहाँ पर भी हम लोन पेयर लगा देंगे, यानी ए और बी ये अभी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। अब अगर आप देखें तो ये AB2 जो है, क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर्स हैं, L3 का मतलब लोन पेयर, कोई एटम थोड़ी ना है वहाँ पर, वो तो एक ही अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर किसकी तरह दिख रहा है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था लीनियर की तरह, तो इसका नाम भी जो है लीनियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका XeF2। देखिए बच्चों ये XeF2 वो कंपाउंड है जो कि ऑक्टेट रूल के खिलाफ अपोजिट काम करता है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमारे नोबल गैस के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुल होता है, यानी इनके लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, इनको इनको किसी से बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप देखते हैं जेनन डाइफ्लोराइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एग्जिस्ट करता है। अभी और भी हैं, जेनन ऑक्सीफ्लोराइड है ना, क्रिप्टन के भी कुछ कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ये वो एक्टो कंपाउंड्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं नोबल गैस के। क्लियर, आई होप आपको समझ में सब आ रहा है ये, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं, लास्ट है हमारे पास टॉपिक जिसका नाम है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हो, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो ये पोजीशन क्या होगी बच्चों। अब ये फिर से देखना बच्चों ध्यान से, इजीली समझ में आ जाएगा। तो सपोज मान लीजिए आपका कि इसको ये ऑक्सीजन बीच में रखा है, और ये जो 4 कॉर्नर्स हैं बोर्ड के, है ना, वुडन बोर्ड है, तो वुडन बोर्ड के जो 4 कॉर्नर्स है ये एक प्लेन में लाई करेंगे। तो ये ऑक्सीजन तो सेंटर में है, ठीक, एक प्लेन में यहाँ लाई करेंगे, ये चारों कॉर्नर में आ गए। कितने पेयर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, है ना, समझ गए आगे ना, समझिए ना आप? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर एक सेंटर से, एक यहाँ से सेंटर से, मतलब कि ये चारों जो आपके पेयर्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ एक प्लेन को दिखाने के लिए, इसको कोई बॉन्ड मत समझिएगा, बॉन्ड यही है डैश वाली लाइन, डॉटेड लाइंस कुछ नहीं है। अब बाकी जो 2 पेयर्स वो आपके स्क्रीन में अंदर और बाहर की तरफ चले जाएंगे, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। आई होप बार बार मैं स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ, चाहे आपकी मोबाइल स्क्रीन हो या लैपटॉप हो, ठीक है, वो भी एक प्लेन की तरह ही है। तो आपको ये समझना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तब है जब आपके सब के सब क्या हैं, पेयर्ड हैं, और बाकी क्या हैं, आपके लोन पेयर्स हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें हम कहते हैं, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल बच्चों, ये AB6 हो गया, नाम हो जाता है इसका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसका नेम है, AB6, ठीक है। जहाँ पर ए आपका जो है सेंटर में रहेगा, और 4B जो है आपके एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और बाकी 2 प्लेन जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। यानी अगर हम आप अपनी मोबाइल स्क्रीन में पढ़ रहे हैं या लैपटॉप में, तो ये परपेंडिकुलर होगा आपकी स्क्रीन के, ठीक है, एक बाहर ऊपर की तरफ, एक मोबाइल से नीचे, स्क्रीन से नीचे की तरफ।
जो इसमें एग्जाम्पल्स देखा जाता है बच्चों वो है SF6 हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम कंडीशन देखें कि हमारे पास 6 पेयर में से 5 पेयर्स हो, ठीक है, यानी हमारे पास 5 पेयर हों और एक लोन पेयर हो, तो सीधी सी बात है एक बी हट गया है, ए बी 6 था तो ए बी 5 हो गया, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लोन पेयर को आप एटम ना समझे, वो जस्ट एक लोन पेयर को रिस्पॉन्स के फॉर्म में दिखा रखा है, एक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, जो 4 के 4 प्लेन हैं हमारे, यानी जो कॉर्नर्स में हैं एटम, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, वो अभी भी वहीं रहेंगे हमारे 4 बी। अब हमारे पास 2 बी और रह गए थे जो कि स्क्रीन में परपेंडिकुलरली लाया कर रहे, तो एक बी तो हम दे देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम यहाँ पर से इस पोजीशन में लोन पेयर लगा देते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ से क्यों नहीं लगाया, तो ये बिल्कुल नज़दीक हो जाएगा, बहुत क्लोज हो जाएंगे आपके। ये देखा जाए तो ये पेयर काफ़ी दूर होगा, इन ये लोन पेयर जो है इन बॉन्ड पेयर से काफ़ी दूर है, जहाँ पर रिपल्शन कम से कम हो। तो बच्चों अब यहाँ से इसका नेम भी चेंज हो जाएगा और नेम हो जाएगा इसका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस करके बच्चों याद रखने हैं, जस्ट बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे कि भाई इस कैटेगरी का आपका क्या शेप बनाएगा, इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ClF5, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ClF5, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स दिखाते हैं ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो IF5 इंटर हेलोजन मतलब जो हेलोजन से हेलोजन के बनते हैं कंपाउंड, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे जब ग्रुप 17 आएगा, ठीक है। तो इसी में अगर 4 पेयर हों और 2 लोन पेयर्स हो तो डेफिनेटली क्या करेंगे, ये वाले बी को भी हटा देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास कैटेगरी क्या हो जाएगी, AB4L2, मतलब कि AB, ठीक है, यहाँ पर बी आपके जो हैं इस तरीके से आ जाएंगे, और आपके ये जो हैं लोन पेयर्स, ये लोन पेयर, क्या अब यहाँ पर इसका शेप भी चेंज हो जाएगा, तो अब बन जाएगा ये तो कंप्लीटली प्लेन रह गया फिर अब, क्योंकि 3 डायमेंशन में जो ये लोन पेयर्स है ये तो कहाँ लाई कर रहे हैं, ये तो आपके परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, केवल प्लेन में, तो हम इसका नाम भी बता देंगे, स्क्वायर फॉर्म में तो है ही, तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, ठीक है, इसके नेम पड़ जाएगा स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है XCF4। देखिए एक और एग्जाम्पल आ गया जेनन का, जो कि नोबल गैस है, ठीक है। तो जिन बच्चों को लग रहा है भाई नोबल गैस एलिमेंट नहीं बनाते, देख सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि इनका डिस्क्रिप्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं है 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो बच्चों ये हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको दिया जाए कोई मॉलिक्यूल, ठीक, और हमसे कहा जाए कि भाई क्या होगा उसका, क्या शेप क्या होगा, मतलब विदाउट इवन जस्ट क्रैमिंग दिस, अगर हम इसको याद ना करना चाहें तो मैथमेटिकली भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यानी हमसे कहा जाए कि कोई हमें दे दिया जाए कुछ भी मॉलिक्यूल, ClF3 BrF5 कुछ भी, और आपसे कहा जाए कि बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, क्या क्या लोन पेयर है, क्या होगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पर यही टॉपिक पढ़ेंगे। इसी को कैलकुलेट आगे कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है, हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ, हमें सब पता करना है कि देखिए हमने जो जो लिस्ट बनाई थी, टोटल लोन पेयर्स की, इलेक्ट्रॉन पेयर की, बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर की और शेप की, यही तो मेजर चीजें हैं ना हमारे पास। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, हमें क्या क्या शेयर सीखना है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को कैलकुलेट करना सीखना है, कितने पेयर है भाई टोटल उसके पास, उसमें से कितने उसके पास बॉन्ड पेयर हैं, हमें बॉन्ड पेयर भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर हमें कैलकुलेट करना है इसमें से लोन पेयर यानी अनपार्टिसिपेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एट लास्ट हमें प्रेडिक्ट करना है उस मॉलिक्यूल का, प्रेडिक्टिंग, हम इसमें प्रेडिक्ट करेंगे क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर हमें कोई आयन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को निकालना सीखना है, हमेशा हमेशा प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, ये आपको मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला है कि हाफ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा, तो जो सेंट्रल में एटम होगा, जैसे कि हमारे पास ए था, AB2 AB3 में से, तो जो सेंट्रल में एटम है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखेंगे कि उसके पास उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे इसको जो है वैलेंसी समझ बैठते हैं, क्योंकि हर किसी की वैलेंसी डिफरेंट होती है, 4 से ऊपर जाने में फिर हमें 8 से माइनस करना पड़ता, तो वैलेंसी नहीं देखनी है, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं वैलेंस शेल के। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब लिखे जाएंगे, प्लस, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड, प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक्ड लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बाय सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से जितने भी एटम जुड़े हैं वही हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। रिमेंबर, अगर हमारे पास आयन हुआ, आयन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, यानी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल एनायन है, इफ एनायन, तो हमें ऐड कर देना है, ठीक है। इफ एनायन, अगर हमारे पास एनायन है तो इसी में हमारे पास क्या आ जाएगा, यही ब्रैकेट के अंदर, इफ एनायन देन ऐड नेगेटिव चार्ज, देन ऐड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्लीज याद रखें, नेगेटिव एनायन दे रखा है तो हमें ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है। इफ कैटायन, ठीक है, अगर हमारे पास कैटायनिक स्टेट है, कैटायनिक स्टेट मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, ठीक है, मैं इसको कैटायन तो नहीं लिखता हूँ और एनायन भी नहीं लिखना चाहिए, हम इसको नेगेटिव आयन आयन लिख देते हैं। यहाँ पर इसको मैं नेगेटिव आयन आयन लिख देता हूँ, नेगेटिव आयन, क्योंकि कैटायन और एनायन तो सिंगल एटम हो गया ना, तो इसको मैं पॉजिटिव आयन लिख देता हूँ। अगर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव, ठीक है, आयन, तो हमें क्या करना है, देन सब्ट्रैक्ट, हमें उसको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक, सब्ट्रैक्ट टू द, यहाँ पर हम इसको ऐड माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम लिंक टू द सेंटर एटम बाय सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे, नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम वही सिंगल होंगे, ठीक है। दूसरा हमें क्या याद रखना है इसके लिए, कि सेकंड हमें पॉइंट ये याद रखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जितने भी हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे, नंबर ऑफ, ठीक है, बॉन्ड पेयर, तो जो भी हमारे पास बॉन्ड पेयर होगा वही जो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर होगा। ये आपने देख लिया था, देखा ना, हमने लोन पेयर को जीरो रखा था, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे उतने ही बॉन्ड पेयर थे। तो टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वही हमारे पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर भी होंगे, ठीक हो गया, सिंगल बॉन्डेड बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, हम ये भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पेयर तो जितने होंगे वो बॉन्ड पेयर तो होंगे, उसमें लोन पेयर भी होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते, हाँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कहेंगे इसको, ये तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि इसमें लोन पेयर भी आएंगे। तो फिलहाल हम कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को क्या कहेंगे, जितने भी शेयर्ड पेयर हैं, कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बाय सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। थर्ड केस में इसमें हो जाएगा कि लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधी सी बात है, बहुत इजी। अब आपको लोन पेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, हमें लोन पेयर भी कैलकुलेट करना है। तो लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उसमें से जितने शेयर हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल करा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में तो लोन पेयर भी शामिल होंगे ना। तो जितने भी लोन पेयर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें से माइनस कर देंगे बॉन्ड पेयर को, जो बचे हुए होंगे वो कौन से पेयर होंगे, लोन पेयर, ठीक है। और शेप के लिए तो हमें टेबल को याद रखना पड़ेगा कैटेगराइज्ड फॉर्म में, AB3 AB2 करके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलिए फिर देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, ठीक है। और वो एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम एक ClF3 का, ठीक है, एक ClF3 का एग्जांपल ले लेते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे पास का शेप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे। देखिए इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, अगर इसका एटॉमिक जेड जो है एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है क्लोरीन का, तो आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3s2 3p में 5, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, मैंने 1s2 2s2 वो नहीं लिखा है, आप उसको पूरा करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 7 है, ठीक है। अच्छा कितने एटम यहाँ पर जुड़े हैं सिंगली, सिंगल एटम कितने जुड़े हैं, 3, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा इसमें वो क्या होगा, वो होगा हाफ, ठीक,
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, 7 होने के बाद इसमें प्लस कितने पेयर्ड हैं जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, सिंगली बॉन्डेड करने वाले कितने हैं, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं, 3 फ्लोरीन। तो 3, कोई एनायन नहीं, कोई कैटायन नहीं, तो हम इसको कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यानी हमारे पास 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन पेयर कितने हैं, 5। ठीक है, अब हमें इसमें से 5 तो पेयर्ड है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो मैंने आपको कहा था जितने बॉन्ड पेयर कितने होंगे, जितने सिंगली पेयर्ड बनाने आ रहे हैं, बॉन्ड वाले वही तो होंगे। देखिए बॉन्डिंग जो बनाने आ रहे हैं उतने ही काउंट कर लो। तो 3 फ्लोरीन आ रहे हैं तो 3 बॉन्डिंग करने आ रहे हैं भाई। 3 फ्लोरीन्स आर कमिंग अप्रोचिंग द सीएल। तो 3 फ्लोरीन जब अप्रोच कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए तो बॉन्ड पेयर भी कितने हुए, 3। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम लिंक टू सिंगल बॉन्ड इज 3। ऐसे भी आप याद, ठीक है, नंबर ऑफ एटम linked to सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इज कितने हैं, ठीक है, वो हैं आपके 3। ठीक है, तो सेंट्रल एटम से 3 हैं तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर भी आपके 3 होंगे। ठीक है, यही तो बॉन्ड पेयर है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है कितने के बराबर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर वो आपके नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम की, जो कि कितने हैं, 3। 3 फ्लोरीन तो आ रहे हैं, टोटल हो गए हमारे 5। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, यानी 2 तो इसमें पेयर्ड हो गए। ठीक हो गया। अभी किस कैटेगरी का हो गया, अगर हम Cl को A मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें से B3 हो गया, B3 और 2 तो हमारे पास लोन पेयर है L2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो 5 हो गए ना टोटल, 5 5 वालों को हम क्या बोल रहे थे, क्या कैटेगरी के थे वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अब यहाँ पर क्या निकला, 2 लोन पेयर आ गए। तो 2 लोन पेयर आ गए, एक लोन पेयर होता तो सीसॉ बोलते, लेकिन 2 लोन पेयर है तो अभी इसका शेप क्या हो गया, शेप हो गया टी शेप। तो बच्चों ऐसे हम इसको विदाउट, मतलब शेप तो आपको याद करना ही पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, बट डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें उतना डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लेट्स सी दिस। हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, NH2 नेगेटिव। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, NH2 नेगेटिव, एनायन भी आ गया, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल में देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जो जेड है वो होता है 7। तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन 2,5, ठीक है ना। तो 5 इसका एटॉमिक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, हाँ, जो सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 5। अब बच्चों 5 तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी तो आ रहा है पूरा, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 5 प्लस नेगेटिव चार्ज, 1 जो है वो कहाँ से आया, मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अगर प्लस होता तो हम माइनस कर देते, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, अब 6 हो गए, ये आप मान के चलेंगे। ठीक है, या आप उसको फॉर्मूले में डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने आपसे कहा, वहीं पर भी ऐड कर देंगे तब भी वही बात आएगी। अच्छा, कितने एटम लिंक्ड है इससे, सेंट्रल एटम से, ठीक है, 2 एटम्स आर लिंक्ड, 2 एटम्स आर लिंक्ड, जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 एटम, तो कितने हो जाएंगे, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 8, और ये 4 आ गया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, ठीक है, वो हैं 4। जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने एटम जुड़ने आ रहे हैं, बताया था ना अभी फॉर्मूला पर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम से कितने जुड़ने आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर है 4। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा 4 - 2, यानी 2 लोन पेयर। देखिए कैटेगरी क्या होगी, अब 2 लोन पेयर भी पता चल गए हमें, इसके पास लोन पेयर तो हैं 2, है ना, AB2, 2 हाइड्रोजन आ गए तो B2, और 2 लोन पेयर भी हैं। तो इसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा आपका, किस कैटेगरी का है, वरना ये AB4 होता। अब AB4 होता तो क्या बोलते हैं हम उसको, टेट्राहेड्रल। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम उसको बोलते हैं पिरामिडल। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लोन पेयर आ गए तो क्या बोलेंगे, वी शेप या फिर बेंड शेप। ठीक है, बेंड शेप भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, वी शेप बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा आई होप। सेम यही केस जो है आप जो है H3O पॉजिटिव के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव के लिए भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम, मैं H3O पॉजिटिव का भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। तो वैलेंस शेल में जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी में, ये होता है 2,6, तो वैलेंस शेल में 6, क्योंकि चार्ज है प्लस, तो 6 - 1 दैट इज 5। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने,
टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे हाफ, जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में होने चाहिए थे 6, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने 1 माइनस कर दिया, तो बचा कितना 5। और कितने बॉन्ड पेयर बनने आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पर कितना आ गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक हो गया। तो बॉन्ड पेयर कितने बनने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़ने के लिए कितने आ रहे हैं हाइड्रोजन, 3। नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम इज हाउ मच, 3, है ना। तो नंबर ऑफ एटम शेयर्ड बॉन्ड पेयर भी 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 माइनस 3 दैट मीन्स एक लोन पेयर है। लोन पेयर कितना हो गया हमारे पास 1। अब 1 लोन पेयर है तो ये कैटेगरी हो गई बच्चों आपकी कौन सी, AB3। और AB3 कैटेगरी क्या होती है आपकी, AB4 होता तो हम बोलते टेट्राहेड्रल, लेकिन AB3 है तो हम बोलेंगे इसको ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल, ये सिंपल पिरामिडल भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, होता क्या है कि कई बार इसमें ज्योमेट्री हमारी डबल बॉन्डिंग के लिए नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले फॉर्मूले में ही बताया है कि नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्डेड, है ना। तो सिंगल बॉन्डेड है तो वहां पर सिंगल बॉन्डेड में हमें कई बार डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल की बात करें, O3 का मॉलिक्यूल है। अब O3 में एक डबल बॉन्ड बनता है और एक यहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है, या इसको हम कहें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक। अब इसका क्या शेप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, इस सिंगल बॉन्ड को हमने, डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड ही समझना है। मतलब बाकी सब तो वही रहेगा। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, मतलब कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम हमारा ये है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है तो हम ऐड और माइनस कुछ नहीं करेंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करें, हाफ, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और कितने एटम जुड़ने आ रहे हैं, देखिए 1 2 करेंगे यहाँ पर। ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को एक ही माना जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ना, सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले एटम कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम, वो तो कितने हैं 2, बाय सिंगल बॉन्डेड बोला था ना फॉर्मूले में, अभी तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो हमें यहाँ पर कंसीडर क्या करना पड़ेगा, 2 ही कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल यहाँ पर कितने आ गए 8, 8 और डिवाइडेड बाय 4। अब बॉन्ड पेयर कितने बनने हैं, 2, 2 बॉन्ड पेयर बनने हैं, मैंने आपको बोला इसको एक ही कंसीडर करना है। तो 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, टोटल है 4, बॉन्ड पेयर मतलब इस सेंट्रल एटम से 2 एटम जुड़ने आ रहे हैं, -2 यानी लोन पेयर आ गई 2। तो इसीलिए ओजोन का जो शेप है वो कैसा बन जाता है, ये आपकी क्या कैटेगरी हो गई, AB2L2, यानी 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर वाले को क्या बोला जाता है, यहाँ पर इसको बोला जाता है बैंड शेप। ठीक है, बैंड शेप ये हो जाता है। तो अगर दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है कि भाई डबल बॉन्डेड को क्या करेंगे, उसको सिंगल बॉन्डेड ही कंसीडर करके आप उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है VSEPR थ्योरी ने बहुत सिंपल मॉलिक्यूल को कई सारे शेप और उनकी एनर्जी को समझाया। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी मतलब रेशनल है, कहते हैं मतलब कि कहने का मतलब है कि ये तो फिक्स हो गया, अब इसका कोई एक रूल नहीं है, इस कैटेगरी को ऐसे एक तरीके से सिग्निफाइड कर दिया गया है। मतलब इसको अगर हम और डेप्थ में समझना चाहें, हम जानना चाहेंगे कि भाई कि आखिर यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्यों नहीं कंसीडर किया, डबल और सिंगल बॉन्ड क्यों कंसीडर किया। पहला ड्रॉबैक तो आपके सामने ही पड़ा है ना, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को ही सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ले रहे हैं, अब तो हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये देखा कि भाई इस टाइप के स्ट्रक्चर को हमने ट्रायंगुलर ही क्यों बनाया, आखिर ऐसे एटम्स को कैसे बने होंगे ये एक्चुअल में। Cl अगर 5 बॉन्ड भी बना रहा है, ClF3 बना रहा है, तो वो ClF3 कैसे बना रहा है, मतलब उसके पास ऑप्शन कैसे आया, है ना। इसके बारे में तो कहीं डिस्कस ही नहीं किया, बस बना रहा है। H2 हो गया, क्या हो गया इस तरीके से, है ना, ClF3 हो गया। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो लिमिटेशंस है, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो, अभी एंगल के बारे में कुछ बातें नहीं करी है कि क्या डायरेक्शन होगी, किस तरह के एंगल होंगे। तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन जो है आपका, इस थ्योरी को थोड़ा और ज़्यादा जो है सुधार किया गया है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज आएंगी जिनका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। यही शेप, यही डायग्राम हम और बेटर तरीके से समझेंगे जब इस VSEPR की अप्रोच होगी थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखेंगे, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, जो आपका थ्रू आउट द ईयर्स, फिर आने वाले सालों में वही हम फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर्स यही होंगे, बट आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर आए कैसे, कैसे इन लोन पेयर्स का क्या रोल रहा, क्या ऑर्बिटल डायग्राम थे, मतलब पूरा प्रूफ के साथ वर्किंग होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, टिल देन कीप डूइंग द स्टडीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। टिल देन कीप डूइंग द स्टडी, थैंक यू वेरी मच।